Hi dear student, myself RK Thakur from Engineers Classes for Competition यूपी JBRNL वीडियो सीरीज के आज के वीडियो में डियर स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 99 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 99 करने से पहले हमने क्वेश्चन नंबर 98 तक कर लिया था, उसके बाद हमारे वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो हम क्वेश्चन नंबर 99 से स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी स्ट्रक्चर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। एफसीसी स्ट्रक्चर में इनमें से कौन से मेटल क्रिस्टलाइजेज होते हैं? ऑप्शन 1 इज सोडियम, ऑप्शन बी इज एल्यूमिनियम, ऑप्शन 3 जिंक, ऑप्शन 4 इज मैग्नीज। डियर स्टूडेंट, एल्यूमिनियम एफसीसी क्रिस्टल में क्रिस्टलाइज होता है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक जो स्ट्रक्चर होता है वो एल्यूमिनियम का होता है। सोडियम का होता है बीसीसी, एल्यूमिनियम का होता है एफसीसी, एल्यूमिनियम का एफसीसी स्ट्रक्चर होता है, सोडियम का बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बीसीसी, जिंक का एचसीपी होता है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक एचसीपी स्ट्रक्चर होता है, और मैंगनीज का फिर से बीसीसी ही होता है। तो यहां से क्लियर है कि एफसीसी स्ट्रक्चर हमारा किसका होता है? एल्यूमिनियम का होता है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बीसीसी स्ट्रक्चर में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर का जो यूनिट सेल होता है, इसमें क्या है? ये यूनिट सेल है, 8 कोने पे 8 एटम का प्रेजेंट होता है, 1/8 एटम होते हैं सारे कॉर्नर एटम, और एक बॉडी सेंटर्ड एटम होता है। बॉडी सेंटर्ड ही डायगोनल के इंटरसेक्शन पे मिलेगा। ये यहां पे एक एटम होता है बॉडी सेंटर्ड एटम। एफसीसी स्ट्रक्चर में क्या होता है? एफसीसी स्ट्रक्चर में हर फेस पे के मिड में एक एटम होगा और कॉर्नर पे एटम होगा, समथिंग लाइक दिस। अगर आप इसको देखना चाहोगे तो 1/8 एटम, ये सारे कॉर्नर एटम, 8 कॉर्नर, 1/8 एटम प्रेजेंट होगा यूनिट सेल में। और हर फेस के सेंटर में, अगर मैं कलर चेंज करके आपको दिखाऊं तो इस फेस के सेंटर में यहां पे एक एटम होगा, इस फेस के सेंटर में यहां पे ये हाफ एटम होता है इस यूनिट सेल में। उसके बाद पीछे वाले फेस के सेंटर में यहां पे एक एटम होगा, इसके सेंटर में एक एटम यहां पे होगा, एक बॉटम के सेंटर में होगा, राइट, और एक बैक के पीछे तो दिखाई दिया हमने। तो हर एक फेस और एक टॉप फेस के सेंटर में एक एटम होगा। इसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक एफसीसी। और एचसीपी क्या होता है डियर स्टूडेंट? एचसीपी होता है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक। ये एचसीपी है, ये एटम, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। हर एक कॉर्नर पे 1/6 एटम होते हैं, ये 1/6 एटम होते हैं। 12 कॉर्नर है, हर कोने पे 1/6 एटम होता है। एक सेंटर में होता है, टॉप फेस के सेंटर में होता है एक हाफ, और एक बॉटम सेंटर के मिड में होता है हाफ, और साथ में 3 एटम होते हैं ये जो पूरा इस यूनिट सेल के अंदर आते हैं। ये तीनों के ऊपर ये सेंटर वाला टच करता है, ये सेंटर वाला टच करता है, और इस सेंटर वाले को सारे कॉर्नर वाले टच करते हैं। तो इसको बोलते हैं एचसीपी स्ट्रक्चर, राइट, इसको बोलते हैं एचसीपी स्ट्रक्चर। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर डियर स्टूडेंट क्या कह रहा है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये फेसिंग ऑपरेशन इन लेथ इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग, फेसिंग ऑपरेशन इन लेथ इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अ सिलिंड्रिकल सरफेस, अ प्लेन सरफेस, अ होल सरफेस, अ होल, अ टेपर सरफेस। डियर स्टूडेंट, फेसिंग क्या होता है? ये एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऐसे एक फेसिंग टूल होगा, इसको ऐसे क्रॉस फीड देते हैं और इसको होल्ड करके रखते हैं। ये सरफेस क्लीन करता है, तो फ्लैट सरफेस प्रोड्यूस करता है फेसिंग में।
ये फेसिंग में हमेशा प्लेन सरफेस प्रोड्यूस होता है, तो इसका आंसर प्लेन सरफेस होगा, ना कि सिलेंड्रिकल सरफेस, होल और टेपर। ये एंड को क्लीन करने के लिए ये ऑपरेशन करते हैं, फेसिंग ऑपरेशन, इसे हमेशा प्लेन सरफेस प्रोड्यूस होता है, राइट। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। 101 क्या कह रहा है? कह रहा है no actions or efforts are taken to maintain the equipments as the designer originally intended to ensure design life is reached is known as predictive maintenance, breakdown maintenance, reliability maintenance and preventive maintenance। डिस्ट्रीब्यूट कह रहा है कि no action or efforts are taken to maintain the equipments as the designer originally intended to ensure design life is reached is known as। देखो डिजाइनर ने ओरिजिनली ऐसा सोचा हुआ है कि इस प्रोडक्ट में डिजाइन लाइफ क्रॉस करेगा, मतलब डिजाइन लाइफ ये पूरा पूरा रिच करेगा। इसके लिए कोई भी एफर्ट या एक्शन नहीं लिया गया उस इक्विपमेंट को मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि डिजाइनर ने पहले से ही वो इंश्योर किया था कि इसका डिजाइन लाइफ रिच करेगा, तो वो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस की कैटेगरी में आएगा। वो ऑल ऑफ सडन ब्रेकडाउन होगा और उस मेंटेनेंस को बोलते हैं ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? इसका आंसर हो जाएगा ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। So option number 2 will be breakdown maintenance. Option number 2 will be the right answer. Clear? Right. Okay. Now next question. Just give me 1 minute. ओके, सो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट? 102 a spur gear has a module of 3 mm and face width of 30 mm. The gear is made up of material having permissible bending stress of 450 megapascal. If the gear is rotating at 1000 rpm, what will be the maximum tangential force in newtons that can be transmitted by it? Take Levis factor pi y is equals to 0.1 pi। डियर स्टूडेंट इसमें क्या कह रहा है? मॉड्यूल m क्या दिया हुआ है? इसमें मॉड्यूल दिया हुआ है, मॉड्यूल इज इक्वल टू 3 mm। फेस विड्थ b कितना दे दिया है? 30 mm। द गियर इज मेड अप ऑफ अ मटेरियल हैविंग परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस, सिग्मा b कितना दे दिया है? 450 मेगापास्कल। इफ द गियर इज रोटेटिंग एट आरपीएम, n कितना दिया हुआ है? 1000 आरपीएम। व्हाट विल बी द मैक्सिमम टेंजेंशियल फोर्स? ft, टेंजेंशियल फोर्स इन न्यूटन, टेंजेंशियल फोर्स इन न्यूटन पूछ रहा है, दैट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय इट। टेक लेविस फैक्टर, लेविस फैक्टर क्या है? y होता है, लेकिन यहाँ पे पाई y बोल रहा है लेविस फैक्टर, तो ठीक है पाई y की वैल्यू लेते हैं। पाई y क्या है? 0.1 पाई दिया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि
जो हमारा टेंजेंशियल फोर्स होता है Ft, वो Ft क्या होता है? वो Ft होता है सिग्मा बी इंटू बी एम पाई वाई, ये फॉर्मूला होता है हमारा टेंजेंशियल फोर्स का। या सिग्मा बी यहां से निकालेंगे तो Ft बाय बी एम पाई वाई। तो टेंजेंशियल फोर्स निकालना है, सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस कितना दिया हुआ है, ये लेविस इक्वेशन है, ये लेविस इक्वेशन है, ये जो हम यूज कर रहे हैं इसको लेविस इक्वेशन बोलते हैं डियर स्टूडेंट, लेविस इक्वेशन। तो 450 इंटू बी कितना है 30, 450 इंटू 30 mm में ही लेके चलते हैं। मॉड्यूल कितना दिया हुआ है, मॉड्यूल दिया हुआ है 3 mm दिया हुआ है, मॉड्यूल 3 mm दिया हुआ है, तो इसको भी mm में लेके चलते हैं। पाई वाई, ये जो पाई वाई की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, पाई वाई डायरेक्टली क्या है 0.1 पाई हो जाएगा, राइट, 0.1 पाई। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 450 इंटू 90 इंटू 0.1 पाई, ये हो जाएगा 450 इंटू 9 पाई। 450 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 4 40, 4050 पाई हो जाएगा न्यूटन, एंड दैट इज एफ टी। और हमने सिग्मा भी मेगा पास्कल में लिया है, मेगा पास्कल क्या होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसीलिए सारी वैल्यू अगर हमने mm में ली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी अल्टीमेट वैल्यू ft न्यूटन में ही मिलेगी, क्योंकि 1 मेगा पास्कल इज 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है डियर स्टूडेंट। तो ये हमारा ft क्या आ गया 4050, so 4050 means option number 2 will be the right answer, right? So I hope ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो ये लेविस इक्वेशन पे जो कि गियर को डिजाइन करते हैं, गियर के टीथ को डिजाइन करते हैं इस इक्वेशन से, उसको यूज करके हमने किया, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 103 क्या कह रहा है, 103 कह रहा है द टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग AB एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर इज। एक डियर स्टूडेंट ये स्ट्रिंग्स लगे हो कनेक्टेड है और उसके साथ लोड एक्ट कर रहा है, और फिर क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि द टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग AB में कितना टेंशन प्रोड्यूस करेगा। तो ये पूरा सिस्टम बेसिकली क्या है, कोप्लेनर फोर्सेस का केस है और कॉन्करेंट फोर्सेस है, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स का केस है। तो हम इस पे लैमीज थ्योरम लगा सकते हैं, स्पेशली अगर हम बी पॉइंट की बात करें तो बी पॉइंट पे हमारा क्या है, ये A है ये B है, B से 1000 न्यूटन हैंग कर रहा है, 1000 न्यूटन हैंग कर रहा है, और ये फिर BC है। अगर हम देखें ये एंगल कितना दिया हुआ, ये 120 डिग्री दिया हुआ वर्टिकल के साथ, ये वर्टिकल के साथ 120 डिग्री दिया हुआ है। तो अगर हम इसको 120 डिग्री ले लें, ये 120 डिग्री है वर्टिकल के साथ, और ये वर्टिकल के साथ 30 डिग्री है। तो लामीज थ्योरम लगाने से पहले हमें एंगल्स तीनों फोर्सेस के बीच का पता होना चाहिए। तो 1000 न्यूटन के ऑपोजिट में AB और BC है, तो इसके बीच का एंगल कितना होगा, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये और ये पैरेलल है और उसको ये तीसरी वाली लाइन कट कर रही है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, ये 30 है तो ये भी 30 है, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा जो अपने को चाहिए 150 डिग्री, ये 150 डिग्री हो जाएगा, राइट। नाउ अगर हम BC की बात करें, BC की बात करें तो BC के ऑपोजिट में क्या है, AB और ये 1000 है, तो ये एंगल हमें चाहिए, ये एंगल कितना हो जाएगा। तो चूंकि ये 30, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल और उसको ये लाइन कट कर रही है, तो ये ऑल्टर इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा, तो ये 30 है तो ये 150 हो जाएगा, तो ये भी 150 हो जाएगा। और ये एंगल कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा, टोटल 180 होता है तो उसमें 120 यही हो गया, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो अब अगर हमें लामीज थ्योरम लगाना है, सो फ्रॉम लामीज थ्योरम
फ्रॉम लामीज थ्योरम, फ्रॉम लामीज थ्योरम क्या हो जाएगा 1000 बाय साइन ऑपोजिट एंगल क्या है 150 इज इक्वल टू, हमें ए बी के में टेंशन निकालना है, तो टेंशन इन ए बी, टेंशन इन ए बी अगर ये आ गया हमारा टेंशन इन ए बी, टेंशन इन ए बी, तो टेंशन इन ए बी डिवाइडेड बाय ए बी के ऑपोजिट में क्या है साइन 60, सो 1000 बाय साइन 150 को साइन 180 माइनस 30 करेंगे, और साइन 180 माइनस 30 कितना होता है साइन 30, मतलब साइन 30 हो जाएगा। 150 को हम क्या लिखेंगे साइन 150 को साइन 180 माइनस 30, और 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो ये हो जाएगा साइन 30, राइट, ये हो जाएगा साइन 30, तो ये हो जाएगा टी ए बी बाय साइन 60। अब सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, 1000 डिवाइडेड बाय साइन 30 इज हाफ इज इक्वल टू टी ए बी साइन 60 कितना है √3/2, तो 2 कैंसल हो जाएगा, टी ए बी हो जाएगा हमारा 1000√3, क्या हो जाएगा 1000√3 न्यूटन। तो हमारा जो टेंशन इन ए बी आ जाएगा वो 1000√3 आ जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सो आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, राइट, ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, डैश एंड डैश आर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सोल्डरिंग एलॉय। सोल्डरिंग एलॉय का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है डियर स्टूडेंट? सो इसको याद रखने के लिए आपको याद रखना कि जो सोल्डरिंग आयरन है, सोल्डरिंग आयरन में टिन और लेड होता है, कॉपर और टिन नहीं होता, लेड और कॉपर नहीं होता, लेड और मैग्नीशियम नहीं होता, टिन और लेड होता है। टिन मतलब Sn और लेड मतलब Pb। Sn 63% होता है और लेड 37% होता है, ये परसेंटेज रहता है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं सोल्डर, इसको बोलते हैं सोल्डर। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसी में अगर हम Ag मिला दे, सिल्वर मिला दे, तो सिल्वर सोल्डर हो जाता है, ठीक है। बाकी सोल्डर का यही डेफिनेशन है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट? ये कह रहा है, इससे पहले हमने 104 तक कर लिया था, यस 104 तक कर लिया था। 105 क्या कह रहा है? द वर्टिकल अप एंड डाउन मोशन ऑफ द व्हीकल इज कॉल्ड एज, द वर्टिकल अप एंड डाउन मोशन ऑफ द व्हीकल इज कॉल्ड एज। देखो अप एंड डाउन मोशन अगर होगा ना, तो अगर आप गौर से देखोगे तो अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इस टाइप के मोशन को बोलते हैं बाउंसिंग। इसको क्या बोलते हैं? बाउंसिंग मोशन बोलते हैं। व्हीकल के टर्म में इसको क्या बोलते हैं? बाउंसिंग। तो इसमें रोलिंग नहीं होगा, यॉइंग नहीं होगा, बाउंसिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाउंसिंग हो जाएगा। तो राइट आंसर विल बी बाउंसिंग। नाउ इसमें रोलिंग, यॉइंग और पिचिंग दिया हुआ डियर स्टूडेंट, ये तीनों व्हीकल से के मोशन से रिलेटेड है। इसको जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अलग से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ओके ये मान लो
ये व्हीकल है आपका, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है, ये वर्टिकल एक्सिस है और ये ट्रांसवर्स एक्सिस है। या इसको थोड़ा सा इरेज करके हम ऐसा बनाते हैं जिससे कि ट्रांसवर्सल एक्सिस क्लियरली आपको दिखे। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस है और ये ट्रांसवर्सल एक्सिस है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है। नाउ हॉरिजॉन्टल के अराउंड जो रोटेशन होता है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अराउंड, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, इसके अराउंड मोशन को बोलते हैं रोलिंग। अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है या रोटेट कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं रोलिंग, राइट। देन ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट अगर रोल कर रहा है, ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट रोल कर रहा है तो इसको बोलते हैं पिचिंग। ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट अगर रोल कर रहा है तो इसको बोलते हैं पिचिंग। और वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोल कर रहा है तो यॉइंग बोलते हैं। वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोल कर रहा है तो यॉइंग बोलते हैं इसको। मतलब हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्सल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलाउंग रोलिंग, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट यॉइंग और पिचिंग हो जाता है ट्रांसवर्सल एक्सिस के अबाउट। तो ये मोशन ऑफ व्हीकल के बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट डैश इज वेरिएबल टाइप ऑफ कंट्रोल चार्ट यूज्ड फॉर इंस्पेक्शन ऑफ क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। डियर स्टूडेंट कह रहा है कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में कौन सा वेरिएबल टाइप कंट्रोल चार्ट है जो कि इंस्पेक्शन ऑफ क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए यूज किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट यू चार्ट नहीं होता है, पी चार्ट भी नहीं होता, सी चार्ट डायमेंशनल चेकिंग के लिए यूज किया जाता है, ना कि क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक के लिए। एक्स बार चार्ट यहाँ पे यूज होता है। एक्स बार चार्ट इज द राइट आंसर। एक्स बार चार्ट इज द राइट आंसर। सो एक्स बार चार्ट जो होता है ना, दैट इन क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट एक्स बार चार्ट इज वेरिएबल टाइप ऑफ कंट्रोल चार्ट यूज फॉर इंस्पेक्शन ऑफ क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक। क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक को इंस्पेक्ट करने के लिए यूज करते हैं एक्स बार चार्ट, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डियर स्टूडेंट। क्या कह रहा है? engines fitted in jet plane work on the principle of conservation of। डियर स्टूडेंट इंजन जेट प्लेन्स में इंजन वर्क फिटेड होते हैं वो हमेशा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब है टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड होते हैं, फ्रिक्शन पे नहीं होते, एनर्जी पे नहीं होते, मोमेंटम पे होते हैं, मास पे नहीं होते, मोमेंटम पे होते हैं। ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, ये याद रखना। नाउ विच वन, नेक्स्ट क्वेश्चन 108, which of the following is a cutting tool used in carpentry? ट्राई स्क्वायर कार्पेंट्री में कटिंग के लिए नहीं यूज करते हैं। बेवल स्क्वायर भी हम यूज नहीं करते कटिंग के लिए, ये मेजरिंग के लिए यूज किया जाता है। मार्किंग नाइफ मार्किंग के लिए यूज करते हैं। चीजल हम यूज करते हैं बेसिकली कटिंग के लिए कारपेंट्री में। तो ये चीजल 4 आंसर हो जाएगा। सबको पता है ये चीजल क्या होता है, ठीक है। इस टाइप का एक डिवाइस होता है
इस टाइप का एक शार्प एज्ड होता है जिससे चिजलिंग करते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा, राइट? ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कमर्शियली लाइसेंस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। कमर्शियली लाइसेंस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा है? सो कमर्शियली लाइसेंस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डियर स्टूडेंट, पहला कह रहा है उबंटू, सेंटोस, फेडोरा और विंडोज। अगर इन सब में देखोगे डियर स्टूडेंट तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम तो है, लेकिन इसमें से उबंटू, सेंटोस और फेडोरा फ्री है, मतलब कमर्शियली लाइसेंस नहीं है। इनमें से सिर्फ एक विंडोज ही है, विंडोज ही है जो कमर्शियली लाइसेंस्ड है। विंडोज हो जाएगा कमर्शियली लाइसेंस्ड, विंडोज हो जाएगा कमर्शियली लाइसेंस्ड। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमर्शियली लाइसेंस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम? इसमें क्या हो जाएगा? विंडोज हो जाएगा, राइट? सो विंडोज हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 110 क्या कह रहा है? इफ द आउटसाइड एयर इज टू बी कंडीशनड फ्रॉम 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड 40 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर to 50% relative humidity and 24 degree Celsius dry bulb temperature, which psychrometric process would be required? कह रहा है outside air dear student, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि outside air क्या है? outside air is to be conditioned from, initial condition क्या है? 60% RH है, relative humidity है, और 40 डिग्री सेल्सियस DBT ड्राई बल्ब टेम्परेचर है इसका, राइट? उसके बाद उसको बनाना क्या है? उस एयर को हमें बनाना है 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी और 24 डिग्री सेल्सियस DBT ड्राई बल्ब टेम्परेचर बनाना है। तो कह रहा है विच साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस वुड बी रिक्वायर्ड? कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग। तो यहाँ पे साफ क्लियर है कि हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कम करना है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कम करना मतलब डीह्यूमिडिफाई करना होगा हमें। ये प्रोसेस क्या दिखा रहा है? डीह्यूमिडिफाई करना है, डीह्यूमिडिफाई करना। और टेम्परेचर DBT टेम्परेचर देख के साफ क्लियर है कि इसको कूलिंग करना है, टेम्परेचर को कम किया जा रहा है मतलब कूलिंग कर रहा है। तो प्रोसेस क्या बना? डीह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 111 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? पहले इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 क्या कह रहा है? ये कह रहा है बेवल प्रोटेक्टर, साइन बार and clinometers are used for dash measurement. Dear student, यहाँ पे बेवल प्रोटेक्टर, साइन बार और क्लिनोमीटर, ये तीनों जो यूज किया जाता है ये किस लिए यूज किया जाता है? एंगुलर, लेंथ, डायमीटर और फ्लैटनेस। डियर स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों एंगल मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। एंगल का मतलब है एंगुलर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंगुलर। ऑप्शन नंबर 1, एंगुलर मेजरमेंट किया जाता है। बेवल प्रोटेक्टर सबको पता है, एक प्रोटेक्टर होता है, इस पे मार्किंग की रहती है, इस पे मार्किंग की रहती है और इससे हम एंगल बेसिकली फाइंड करते हैं। साइन बार आपको पता होना चाहिए, साइन बार इस टाइप का एक बार होता है, ठीक है? यहाँ पे 2 रॉस लगे होते हैं, इस रॉस के ऊपर ब्लॉक्स रख देते हैं जो गेज हमारे पास है, ठीक है? और इस तरीके से हम इसका ये एंगल थीटा निकाल लेते हैं। और जो क्लिनोमीटर होता है इससे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन निकाल के हाइट निकाल लेते हैं। मान लो ये टावर है, इससे एक सर्टेन डिस्टेंस पे चले जाते हैं और यहाँ से इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन निकाल के, ये एंगल जान के, ये डिस्टेंस जान के ये हाइट हम निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के ये एंगुलर मेजरमेंट है, ये भी एंगुलर मेजरमेंट है, ये भी एंगुलर मेजरमेंट है, तो एंगल हो जाएगा डियर स्टूडेंट। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन कंप्यूटर ग्राफिक्स द क्या कह रहा है? इन कंप्यूटर ग्राफिक्स द बेसिक ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन इज आर ओनली ट्रांसलेशन, बोथ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन,
लाइन ओनली रोटेशन। डियर स्टूडेंट, कंप्यूटर ग्राफिक्स में अगर आप ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करोगे तो ओनली ट्रांसलेशन नहीं होता, बोथ ट्रांसलेशन और रोटेशन होता है। मतलब मूव भी कर रहा है, ट्रांसलेशन मतलब ट्रांसलेशन की जब हम बात करते हैं तो ट्रांसलेशन का मतलब होता है मूव होना और रोटेट होना दोनों, मूव और रोटेट दोनों बेसिकली आपका क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। ये दोनों क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स में ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बोथ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ये ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है डैश इज मोस्ट वाइडली यूज्ड आयरन ओर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पिग आयरन। डियर स्टूडेंट, पिग आयरन सबसे इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन होता है जो पहली बार ब्लास्ट फर्नेस से निकल के आता है, दैट इज कॉल्ड पिग आयरन। तो कह रहा है कि मोस्टली किस आयरन ओर से ये प्रोडक्शन किया जाता है, तो ऑब्वियस है कि ये हेमाटाइट, ये जो हेमाटाइट है ना, हेमाटाइट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड आयरन ओर टू प्रोड्यूस पिग आयरन। तो पिग आयरन को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो हेमाटाइट यूज किया जाता है, ये आपको याद रखना है, राइट। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है वी ब्लॉक्स आर यूज फॉर होल्डिंग डैश ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग मेजरमेंट। ऑप्शन नंबर 1 रेक्टेंगुलर, ऑप्शन नंबर 2 फ्लैट, ऑप्शन नंबर 3 स्क्वायर एंड ऑप्शन नंबर 4 राउंड। डियर स्टूडेंट, वी ब्लॉक किसको बोलते हैं? वी ब्लॉक की बात करेंगे तो ये वी शेप का ऐसा एक ब्लॉक होता है, इस शेप का ये एक ब्लॉक होता है और इसमें राउंड बार को अच्छे से होल्ड कर पाते हैं क्योंकि ये इंक्लाइंड सरफेस होता है, ये इंक्लाइंड सरफेस होता है और इन दोनों पॉइंट पे पॉइंट कांटेक्ट बन जाता है राउंड बार का, तो ये इजीली रेस्ट कर लेता है। तो जब भी इंस्पेक्शन करना हो या मार्किंग करनी हो, किसी ऑब्जेक्ट पे को इंस्पेक्ट करना हो, स्पेशली राउंड बार हो, तो उसको वी ब्लॉक पे रखते हैं क्योंकि वी ब्लॉक में उसको होल्ड करना बहुत आसान होता है। तो वी ब्लॉक में हमेशा राउंड बार को यूज करते हैं क्योंकि रेक्टेंगुलर बार के लिए नहीं बना होता है, फ्लैट के लिए नहीं बना होता है, स्क्वायर के लिए नहीं बना होता है, वरना ये सब सीधा उसके स्लॉट में चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, जो कि ऑब्वियसली नहीं चाहिए। अपने को यहाँ पे इंक्लाइंड सरफेस पे कांटेक्ट चाहिए तो राउंड बार हो जाएगा, राइट। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट फॉर प्रिंसिपल ऑफ force transmissibility from the following. Statement of principle of force transmissibility. Dear student, principle of force transmissibility आपको पता होना चाहिए, अप्लाइड मैकेनिक्स का एक कॉन्सेप्ट है, लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, उसका स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला कह रहा था अलजेब्रिक सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस इन अ गिवन डायरेक्शन is equal to the resolved part of their resultant in the same direction. Dear student, ये basically ये लॉ नहीं है, ये जो लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स ये नहीं कहता। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है इफ अ फोर्स एक्ट्स एट अ पॉइंट ऑन अ रिजिड बॉडी इट मे आल्सो बी कंसीडर्ड टू एक्ट एट एनी अदर पॉइंट ऑन इट्स लाइन ऑफ एक्शन प्रोवाइडेड this point is rigidly connected with the body. Yes, this is the right statement. Dear student, ये थर्ड क्या कह रहा है, if a number of forces are simultaneously acting on a particle then the resultant of these forces will have the same effect as produced by all the other forces. ये भी नहीं है। if two forces acting simultaneously on a particle be represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in order, their resultant may be represented in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in opposite order. ये obviously ये triangle law of forces का statement है। So dear student, ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है, करेक्ट है। जरा इसको हम समझते हैं कि ये लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स कहता क्या है। ये कहता है, ये मान लो ये एक रिजिड बॉडी है और इसके इस पॉइंट पे आपने फोर्स लगा दिया, इस पॉइंट पे एक फोर्स लग गया, तो इस रिजिड बॉडी के इसका लाइन ऑफ एक्शन ये हो जाएगा। तो लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी फोर्स कहता है कि इसके लाइन ऑफ एक्शन पे, यहाँ पे भी लाइन ऑफ एक्शन पे ये पॉइंट को हटा के ये पॉइंट पे भी ये फोर्स एक्ट करता हुआ मान सकते हो आप, इस पॉइंट पे भी आप फोर्स एक्ट करता हुआ मान सकता हो, प्रोवाइडेड कि ये सारे पॉइंट्स इस बॉडी के साथ रिजिडली फिक्स्ड हो।
अगर इस बॉडी के साथ ये सारे पॉइंट्स रिजिडली फिक्स्ड है और लाइन ऑफ एक्शन पे ही लाई कर रहे हैं, तो ये जो फोर्स है ये उन सारे पॉइंट्स पे एक्ट करता हुआ माना जा सकता है, किसी भी पॉइंट पे एक्ट करता हुआ माना जा सकता है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एंड दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ये आपको समझना पड़ेगा। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि द लेड हैज द वाइडेस्ट एप्लीकेशन इन, द लेड हैज द वाइडेस्ट एप्लीकेशन इन। देखो लेड का सबसे ज्यादा यूज कहां पे होता है? तो लेड का सबसे ज्यादा यूज होता है बैटरीज में, ये सबको पता है। गियर्स में नहीं होता, वायर्स में नहीं, पाइप्स में नहीं, बैटरीज में होता है। इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी एक्सट्रूडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलिप्स, रेक्टेंगल, आर्क, सर्कल। कह रहा है इनमें से कौन से ऑब्जेक्ट को हम एक्सट्रूड नहीं कर सकते? तो ऑटोकैड या किसी भी 3D सॉफ्टवेयर में एक्सट्रूड वही होता है जो क्लोज एरिया हो। तो इलिप्स क्लोज्ड एरिया है, ये एक्सट्रूड हो जाएगा। रेक्टेंगल क्लोज्ड एरिया है, ये एक्सट्रूड हो जाएगा। आर्क क्लोज्ड एरिया नहीं है तो ये एक्सट्रूड नहीं होगा। सर्कल क्लोज्ड एरिया है, एक्सट्रूड हो जाएगा। तो आर्क क्लोज चूंकि नहीं है इसलिए एक्सट्रूड नहीं होगा। एक्सट्रूड का मतलब होता है जैसे ये रेक्टेंगल है, इसको एक्सट्रूड करेंगे तो इसको हाइट मिल जाएगी, इसको ऐसे, ये एक्सट्रूशन हाइट है, ये h हाइट है, h हाइट से ये एक्सट्रूड हो जाएगा। अगर सर्कल है, ये मान लो सर्कल को एक्सट्रूड करेंगे तो ये सिलेंडर बन जाएगा, ये हाइट इसको मिल जाएगी। तो 3D ऑब्जेक्ट, 2D को 3D बनाने के लिए एक्सट्रूड कमांड लिया जाता है। तो उसके लिए लेकिन एरिया क्लोज होना चाहिए। अगर कहीं पे भी एरिया ओपन है तो वो एक्सट्रूड नहीं होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए, राइट। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है द सेंटर लाइन एवरेज CLA मेथड यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द वेट, वॉल्यूम, रफनेस और राउंडनेस और रफनेस। डियर स्टूडेंट, सेंटर लाइन एवरेज मेथड क्या होता है? सबसे पहले आपको सेंटर लाइन एवरेज मेथड बताता हूं। ये पिक्स एंड वैली है, ये पिक्स एंड वैली है किसी सरफेस पे, इसके एवरेज सेंटर लाइन ले लेते हैं और इसके अबाउट मीन फाइंड करते हैं कि ये कितना ऊपर और कितना नीचे है, उसका एक एवरेज निकालते हैं और वो सरफेस रफनेस असाइन वैल्यू हो जाती है, RA वैल्यू। तो ये रफनेस के लिए यूज किया जाता है CLA मेथड। तो CLA मेथड एवरेज रफनेस के लिए यूज होता है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल चार्ट इज यूज्ड फॉर नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर यूनिट। जिसमें नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर यूनिट के लिए C चार्ट यूज किया जाता है। मीन चार्ट नहीं होगा, P चार्ट नहीं होगा, रेंज नहीं होगा, C चार्ट यूज किया जाता है। नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर यूनिट कंट्रोल चार्ट जो हम यूज करते हैं वो C चार्ट यूज करते हैं। नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर यूनिट फाइंड करने के लिए C चार्ट यूज करते हैं। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डियर स्टूडेंट। कह रहा है डैश प्रोसेस यूजेस नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रॉन। डैश प्रोसेस यूजेस नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। डियर स्टूडेंट, सबको पता है कि नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कहां पे यूज होता है? टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, डियर स्टूडेंट टिग वेल्डिंग जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, वो भी टंगस्टन का यूज करते हैं क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो बहुत हाई है, तो उस केस में वो मेल्ट नहीं होता ड्यूरिंग वेल्डिंग। और जो गैप होता है वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के बीच, वो एक कांस्टेंट गैप मेंटेन होता है जो कि मैंडेटरी है एक इफेक्टिव वेल्डिंग के लिए। तो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के लिए आपको याद रखना है नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड टिग वेल्डिंग में यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मशीन हैव 1 पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट एंड 1 पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड। ये मान लो है ये एफर्ट पॉइंट है, ये बीच में फल्क्रम है और ये लोड पॉइंट है और ये एफर्ट पॉइंट है। तो ये सबसे सिंपल मशीन होता है, इसको हम बोलते हैं सिंपल मशीन। यहाँ पे इसको लीवर भी बोलते हैं, कई बार इसको सिंपल मशीन बोलते हैं, सिंपल मशीन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिंपल मशीन हो जाएगा। डैश मशीन हैव 1 पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट एंड 1 पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड। ऑप्शन नंबर 1 मिक्स्ड, ऑप्शन नंबर बी सिंपल, ऑप्शन नंबर सी कंपाउंड, ऑप्शन नंबर डी कॉम्प्लेक्स। तो ऑप्शन नंबर 2 सिंपल हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो सिंपल ध्यान रखना, इसमें क्या हो जाएगा? सिंपल हो जाएगा, राइट।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा है इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? एंड्रॉयड, एक्सेल, लाइनक्स और विंडोज। डिफरेंट एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। आजकल मोबाइल जो पूरा ऑपरेट होता है वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही ऑपरेट होता है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक्सेल, एमएस एक्सेल नहीं है, एमएस एक्सेल नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये एमएस ऑफिस का एक टूल है जिससे हम बेसिकली अकाउंटिंग और सेल्स वगैरह के कैलकुलेशन यूज करने में यूज करते हैं। लाइनक्स यस ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? एक्सेल हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एक्सेल। इसका आंसर हो जाएगा एक्सेल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू केस ऑफ यूनिफॉर्म स्केलिंग। डियर स्टूडेंट ये क्या कह रहा है? इसको ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू इन केस ऑफ यूनिफॉर्म स्केलिंग। Sx is lesser than xy। क्या कह रहा है? Sx is lesser than xy, Sx is equals to 0, Sx is equals to sy, Sx is greater than sy। Sx का मतलब है स्केलिंग इन x डायरेक्शन। इसका मतलब है स्केलिंग इन x डायरेक्शन, x डायरेक्शन। और sy क्या है? sy है स्केलिंग इन y डायरेक्शन, Sx और xy। तो अगर यूनिफॉर्म स्केलिंग करनी है, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें x डायमेंशन भी है और y डायमेंशन भी है, और इसकी अगर यूनिफॉर्म स्केलिंग करनी है तो x में और y में दोनों में इक्वल स्केलिंग होनी चाहिए। मतलब Sx इज इक्वल टू sy होगा, तभी ये अगर होगा तभी यूनिफॉर्म स्केलिंग होगी, यूनिफॉर्म स्केलिंग होगी। ये चीज याद रखना है। यूनिफॉर्म स्केलिंग के लिए हमें क्या चाहिए? Sx इज इक्वल टू sy। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Sx इज इक्वल टू sy, क्योंकि यूनिफॉर्म स्केलिंग इज डिजायर्ड। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सोल्डर यूज्ड इन द सोल्डरिंग प्रोसेस एंड एन एलॉय ऑफ कॉपर, जिंक एंड सिल्वर इज नोन एज। देखो कॉपर, जिंक और सिल्वर का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, कॉपर, जिंक और सिल्वर का, ये सोल्डरिंग प्रोसेस में एक एलॉय होता है जो कि यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सिल्वर सोल्डर, प्लम्बर सोल्डर, गोल्डन सोल्डर, इलेक्ट्रिकल सोल्डर। सिल्वर सोल्डर होगा डियर स्टूडेंट। इसका आंसर क्या होगा? सिल्वर सोल्डर। सिल्वर इसमें मिक्स्ड है इसलिए सिल्वर सोल्डर बोलते हैं इसको। सिल्वर सोल्डर विल बी द राइट आंसर। राइट, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 125, इफ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 बोथ टेंसाइल इन नेचर, देन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस विल बी। डियर स्टूडेंट ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ मैक्स, ये टाउ मैक्स हो जाता है अगर दोनों टेंसाइल है तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 हो जाता है। ये रेडियस ऑफ मोहर सर्कल भी होता है। ये रेडियस ऑफ मोहर सर्कल भी होता है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मोहर सर्कल, तो रेडियस ऑफ मोहर सर्कल होता है, तो ये क्या हो जाएगा? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126, इन ऑटोकैड दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स द डैश कमांड। डियर स्टूडेंट ये सिंबल को अगर गौर से देखोगे तो ये बेसिकली ट्रिम कमांड है। ये एक लाइन है और ये एक लाइन है और उसके बाद डॉटेड दिखाया हुआ है। इसका डॉटेड का मतलब है ये पोर्शन आपका क्या है? रिमूव हो जाएगा। ये पोर्शन रिमूव हो जाएगा, मतलब ये ऐसी लाइन है, इसमें से ये वाला पोर्शन अगर इसको बाउंड्री सेलेक्ट कर लोगे तो ये वाला पोर्शन ट्रिम हो जाएगा, इसलिए इसको डॉटेड दिखाया हुआ है। तो ये ट्रिम कमांड है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रिम कमांड। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये ट्रिम कमांड है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि which one of the following is not a welding position? Option number 1 vertical, option number 2 horizontal, option number 3 flat, option number 4 straight। तो डियर स्टूडेंट इसमें स्ट्रेट कोई पोजीशन नहीं होती है। अगर आप देखो वेल्डिंग पोजीशन में तो स्ट्रेट कोई पोजीशन नहीं होती है। वर्टिकल पोजीशन होती है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन होती है और फ्लैट पोजीशन होती है। स्ट्रेट पोजीशन नहीं होती है, इसीलिए ये वेल्डिंग का पोजीशन नहीं है। तो स्ट्रेट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which of the following is not a browser? इंटरनेट ब्राउजर के बारे में कह रहा है। क्रोम ऑलरेडी इंटरनेट ब्राउजर है। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है डियर स्टूडेंट, ये ब्राउजर नहीं है।
एज ब्राउजर है, सफारी भी ब्राउजर है। तो इसमें एंड्रॉयड हो जाएगा डियर स्टूडेंट। एंड्रॉयड इज ऑपरेटिंग सिस्टम, इसीलिए ये कोई ब्राउजर नहीं है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोबाइल में एंड्रॉयड है उसी से हम इंटरनेट सर्च करते हैं, ऐसा नहीं है। मोबाइल में इंटरनेट सर्च करने के लिए इंटरनेट ब्राउजर होते हैं, वो अलग होते हैं, वो आप देखोगे तो अलग होते हैं। ये एंड्रॉयड तो जिसपे बेस्ड है पूरा मोबाइल टच सिस्टम, जो स्मार्टफोन की टेक्नोलॉजी है वो एंड्रॉयड पे बेस्ड है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन ऑटोकैड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन ऑटोकैड विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल टू ड्रॉ अ सर्कल? 10 10 10 मतलब 10 10 10 आपको सबको पता है कि जिसने भी ऑटोकैड यूज किया हुआ है टी ऑप्शन होता है, इससे आप सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये लाइन है, तीनों पे टेंजेंट होता हुआ सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, इसको टी बोलते हैं। 10 10 सेंटर ये नहीं होता, 10 10 सेंटर नहीं होता, 10 10 रेडियस होता है। दो लाइन पे इन दोनों पे टेंजेंट हो और एक सर्टेन रेडियस हो, ऐसा होता है। 3 पॉइंट्स, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, इन तीनों से सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। तो 10 10 सेंटर ये बेसिकली कोई कमांड नहीं होता ऑटोकैड में जो कि सर्कल ड्रॉ करने के लिए यूज हो। तो क्वेश्चन नंबर 121 क्लियर हो, 129 क्लियर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 130 करते हैं डियर स्टूडेंट। 130 क्या कह रहा है? फिगर शोज अ डैश टाइप ऑफ वेल्डिंग जॉइंट। अगर इस वेल्डिंग जॉइंट को गौर से देखोगे तो ये बेसिकली बट जॉइंट है। एक प्लेट ये लिया, दूसरा प्लेट ये लिया, दोनों की बटिंग कर दी और यहाँ पे क्या किया, इसको एंड प्रिपरेशन कर दिया, चैम्फर कर दिया और इसमें वेल्ड कर दिया। तो ये बेसिकली ये एक बट जॉइंट है। ये क्या है? बट जॉइंट है, तो बट वेल्ड है, ये बट वेल्ड है, तो बट जॉइंट हो जाएगा इसका आंसर। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसी में अगर ऐसे हो, अगर इसी में अगर ऐसा हो, यहां पे वेल्ड हो और यहां पे वेल्ड हो, तो ये लैप जॉइंट हो जाएगा, तो ये लैप वेल्ड हो जाएगा। तो ये चीज याद रखना। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिंग गेजेस आर यूज्ड फॉर मेजरिंग राउंडनेस, थ्रेड डायमेंशन, आउटसाइड डायमीटर, रफनेस। डियर स्टूडेंट, रिंग गेज क्या होता है? रिंग गेज का मतलब है इस टाइप का एक गेज होता है, हॉलो गेज होता है। इससे बेसिकली हम आउटसाइड डायमीटर फाइंड करते हैं। आउटसाइड डायमीटर, ये एक पिन है, इसका आउटसाइड डायमीटर ये है, तो ये रिंग गेज इसके ऊपर चढ़ा देंगे और फिर देखेंगे कि ये गो या नॉट गो है। तो इससे हम आउटसाइड डायमीटर चेक करते हैं। हमेशा ये आउटसाइड डायमीटर चेक करने के लिए रिंग गेज यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है 132, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज यूज्ड टू चेंज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज को चेंज करने के लिए इसमें से कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन होता है? रोटेशन, नो, रोटेट हो जाएगा बट साइज चेंज नहीं होगा। रिफ्लेक्शन, नो, ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा बट साइज चेंज नहीं होगा। स्केलिंग, यस, स्केलिंग में साइज चेंज हो जाता है। स्केलिंग में अगर आप अप स्केल करोगे, 1 से ज्यादा स्केलिंग करोगे तो लार्ज साइज होगा, 1 से कम करोगे लाइक 0.5, 0.3, 0.2 तो रिड्यूसिंग स्केल हो जाएगा, वो स्केल डाउन हो जाएगा। ट्रांसलेशन में मूव करता है बट वो साइज चेंज नहीं होता, तो इसमें स्केलिंग हो जाएगा, राइट? तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट? इन कंप्यूटर ग्राफिक्स डैश मिरर इमेज, डैश इज मिरर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, शेयर, रिफ्लेक्शन, रोटेशन, ट्रांसलेशन। डियर स्टूडेंट, कंप्यूटर ग्राफिक्स में मिरर को अगर आप देखोगे तो इट इज नथिंग बट रिफ्लेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। डैश इन कंप्यूटर ग्राफिक्स डैश इज मिरर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 134, डैश ऑपरेशन इन लेथ इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग सेरेटेड सरफेस। व्हाट इज सेरेटेड सरफेस डियर स्टूडेंट? सेरेटेड सरफेस का मतलब हो गया ऐसा, ऐसा, इस साइड को, इसको बोलते हैं सेरेटेड सरफेस, सेरेटेड सरफेस मतलब जो टेक्सचर उभरा हुआ उस सरफेस पे। तो उस लेथ से इसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं? टेपर टर्निंग से, फेसिंग से, नर्लिंग से, टर्निंग से। नर्लिंग इज द राइट आंसर डियर स्टूडेंट। नर्लिंग प्रोसेस ही होता है एक सरफेस पे
टेक्सचर को उकेरने के लिए, सेरेटेड सरफेस बनाने के लिए नर्लिंग, सो दैट उसको होल्ड कर सके। होल्डिंग के टाइम में फ्रिक्शन जनरेट हो, जैसे थिम्बल ऑफ माइक्रोमीटर या बॉटल के कैप वगैरह पे या पेन के कैप पे, इन सब पे आप देखोगे टूथपेस्ट ट्यूब के कैप पे, इन सब पे नर्लिंग की रहती है, क्योंकि उसमें आपको उंगली से होल्ड करना होता है और फिर रोटेट करना होता है, तो वहां पे स्लिपेज ना हो, इसके लिए नर्लिंग करते हैं। नर्लिंग के कई सारे स्ट्रक्चर होते हैं, डायमंड नर्लिंग, रेक्टेंगुलर नर्लिंग, बहुत सारे होते हैं। तो नर्लिंग बेसिकली क्या है? नर्लिंग इज द राइट ऑपरेशन इन अ लेथ which is used to produce a serrated surface. So I hope ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है which one of the following material is used for disposable pattern? डिस्पोजेबल पैटर्न, इनमें से कौन से मटेरियल का यूज करते हैं? मेटल का कभी नहीं यूज कर सकते, वुड का नहीं यूज करते, परमानेंट पैटर्न होता है, रबड़ में भी यूज नहीं करते हैं, पॉलिस्टरीन का जरूर यूज करते हैं। पॉलिस्टरीन में क्या होता है? मोल्टेन मेटल के कांटेक्ट में जैसे ही आता है तो वो इवापोरेट हो जाता है और वहां पे कैविटी छोड़ देता है। तो पॉलिस्टरीन इज द डिस्पोजेबल पैटर्न मटेरियल। पॉलिस्टरीन क्या हो जाएगा? डिस्पोजेबल। पॉलिस्टरीन इज द डिस्पोजेबल पैटर्न मटेरियल। पॉलिस्टरीन इज द डिस्पोजेबल पैटर्न मटेरियल, ये याद रखना, राइट? ओके फाइन, इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, डैश इज अ कारपेंट्री हैंड टूल मेड अप ऑफ स्टील बार एंड इज यूज्ड टू मेक होल्स इन द वुडन जॉब्स। ये सुन कह रहा है कि कारपेंट्री हैंड टूल है, स्टील बार का बना हुआ, और होल वुडन जॉब्स में होल मेकिंग के लिए यूज करते हैं। मैलेट नहीं, मैलेट तो हैमरिंग इफेक्ट के लिए करते हैं। ऑगर जरूर यूज करते हैं। हैक्सॉ नहीं यूज करते, कटिंग के लिए यूज करते हैं। चीजल भी होल मेकिंग के लिए नहीं यूज करते हैं, होल मेकिंग के लिए ऑगर यूज करते हैं। तो ऑगर इज द राइट आंसर। ऑगर इज द राइट आंसर। ऑगर से हम बेसिकली, ऑगर क्या होता है? इस टाइप से ये बेसिकली एक हैंड टूल होता है जिसको रोटेट करते हैं, जिसको हम रोटेट करते हैं तो ये क्या है? वुडन में होल प्रोड्यूस करता है, तो ये ऑगर हो जाएगा, राइट? इन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टीटीटी डायग्राम, टीटीटी रिप्रेजेंट्स टेम्परेचर टाइम टेम्परिंग, टेम्परिंग टाइम टेम्परेचर, टाइम ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परिंग, टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन। डियर स्टूडेंट, टीटीटी डायग्राम मटेरियल साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम, इसको एस डायग्राम भी बोलते हैं, कई बार सी डायग्राम भी बोलते हैं, कई बार इसको आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम भी बोलते हैं। ये सब टीटीटी डायग्राम का नाम है। ये बेसिकली टाइम, टेम्परेचर और ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करता है। टी मतलब टाइम, टेम्परेचर को टी से और ट्रांसफॉर्मेशन को टी से। वाई एक्सिस पे टेम्परेचर को लेते हैं और एक्स एक्सिस पे टाइम, लॉगरिदमिक टाइम, लॉग ऑफ टाइम को लेते हैं, और फिर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इस टाइप का ग्राफ यूज, इस टाइप का प्रोफाइल यूज होता है। ये हम्प होता है, ये नोज इसको बोलते हैं, इसको नोज बोलते हैं, और ये सी टाइप का एक प्रोफाइल मिलता है, इसको टीटीटी डायग्राम बोलते हैं। इसमें अलग अलग फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर कैसे टाइम के साथ ट्रांसफॉर्म होकर चेंज होता है, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन होता है। तो टीटीटी डायग्राम में हमेशा याद रखना, इट्स अ टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम, राइट? सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138 डियर स्टूडेंट। 138 क्या कह रहा है? 138 कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टूल इंडिकेटेड बिलो। टूल का डायग्राम दिया हुआ, टूल से हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? अगर इस टूल में गौर से देखेंगे तो इसका पॉइंट एंगल 30 डिग्री है। इसका पॉइंट एंगल कितना है? पॉइंट एंगल 30 डिग्री है। इसका पॉइंट एंगल 30 डिग्री है। जनरली सेंटर पंच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो पॉइंट एंगल ये 30 डिग्री बहुत कम है, शार्प है। तो टेंजेंट स्क्राइबर नहीं है, ये प्रिक पंच तो जरूर है, ये प्रिक पंच इसको बोलते हैं। जब आपका ये जो एंगल है, पॉइंट एंगल अगर कम हो तो प्रिक पंच बोलते हैं उसको, उससे शार्प पंच होता है, और फिर सेंटर पंच से उसको एनलार्ज करते हैं, ठीक है, टू मेक अ ड्रिल एंड ऑल। स्क्वायर पंच नहीं होगा, यूनिवर्सल स्क्राइबर नहीं होगा, प्रिक पंच बोलेंगे, क्योंकि इसका सेंटर एंगल, पॉइंट एंगल बहुत कम है। पॉइंट एंगल अगर 90-60 से कम हो जाए तो उसको प्रिक पंच भी,
प्रिक पंच बोलते हैं, राइट। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है मर्क्यूरी इज अ प्राइमरी एलिमेंट इन डैश हेमैटिक एमैल्गम एमल्शन मैग्नीशियम। ये स्टूडेंट मर्क्यूरी जो प्राइमरी एलिमेंट होता है एमैल्गम का होता है, ये याद रखना। एमैल्गम में यूज करते हैं और एमैल्गम को टीथ फिलिंग के लिए भी यूज करते हैं कई बार, और कई बार आयरन इंडस्ट्री में भी इसका यूज है। सो मर्क्यूरी इज अ प्राइमरी एलिमेंट इन एमैल्गम हेमेटिक इमल्शन मैग्नीशियम। तो इसमें एमैल्गम होगा डियर स्टूडेंट, एमैल्गम होगा, ये ऑलवेज रिमेंबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि हीट ट्रीटमेंट दैट रिक्वायर्स हीटिंग अ पार्ट बिलो A1 टेम्परेचर दैट इज बिटवीन 550 डिग्री सेल्सियस and 650 degree Celsius for sufficiently long period of time and cooling it very slowly is called as full annealing, normalizing, process annealing and hardening। डियर स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप देखोगे हीट ट्रीटमेंट कर रहे हैं बट पार्ट को A1 टेम्परेचर से बिलो तक हीट कर रहे हैं, पूरा हीट नहीं कर रहे हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से अबव पे हीट नहीं कर रहे हैं, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव पे हीट नहीं कर रहे, A1 टेम्परेचर से बिलो कर रहे हैं, मतलब 550 से 650 पर सफिशिएंटली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे उसको हीट करते हैं और फिर कूलिंग इट वेरी स्लोली। सो ये प्रोसेस क्या होगा? फुल एनीलिंग नहीं हो सकता, नॉर्मलाइजिंग नहीं होगा, प्रोसेस एनीलिंग इज द राइट आंसर। प्रोसेस एनीलिंग होगा। प्रोसेस एनीलिंग में हम यही करते हैं, A1 टेम्परेचर से नीचे पे हीट करते हैं प्रोलॉन्ग टाइम के लिए और फिर कूलिंग स्लोली करते हैं, तो उसको प्रोसेस एनीलिंग बोलते हैं, हार्डनिंग नहीं होगा। तो प्रोसेस एनीलिंग इज द राइट आंसर, राइट। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ऑटोकैड एरे कमांड इज यूज्ड टू, एरे कमांड ऑटोकैड में किस लिए यूज करते हैं? ड्रॉ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, नो। ड्रॉ अ सर्कल, नो। Make multiple copies of an object in a rectangular or circular pattern, this is right. Break line by defining 2 points, no. So देखो एरे कैसे करते हैं? जैसे ये एक रेक्टेंगल है अपने पास, एरे कमांड अगर आप लेते हो, अगर ये अपने पास रेक्टेंगल है तो ऐसा रेक्टेंगल एरे में क्या करेगा, एक एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में ये क्या करेगा, बहुत सारा बना देगा, जितना आप डिफाइन करोगे वो सब एरे कर देगा। इसको रेक्टेंगुलर एरे बोलते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ये क्या करेगा, आपको एरो बना देगा, ये रेक्टेंगल बना देगा। सर्कुलर में क्या है? मान लो ये एक सर्कल है, अगर ये एक ऑब्जेक्ट है तो ये फिर आपका ऐसे एरो करेगा, ऐसे एरो करेगा, इसको रेक्टेंगुलर एरो बोलते हैं। मतलब मल्टीपल कॉपीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बनाता है इन सर्कुलर और रेक्टेंगुलर फैशन। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142 क्या कह रहा है? डैश इज अ मशीनिंग प्रोसेस दैट यूजेस अ मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल टू प्रोड्यूस इंटरनल थ्रेड। कह रहा है इंटरनल थ्रेड प्रोड्यूस करने के लिए मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल का यूज किस मशीनिंग प्रोसेस में करते हैं? ट्रैपेनिंग, ड्रिलिंग, टैपिंग, बोरिंग। ऑब्वियसली डियर टैपिंग इज द राइट आंसर। टैपिंग में हम इंटरनल थ्रेड्स बनाते हैं। ये एक होल है, मान लो ये एक होल है, तो इसके अंदर हम थ्रेड बनाते हैं, इसके लिए हम टैप घुमाते हैं, इसके अंदर हम टैपिंग करते हैं। टैप क्या होता है? टैप एक ऑलरेडी आपके थ्रेड्स कटे होते हैं इस पे, और इसको रोटेट करके इसके अंदर ले जाते हैं और डाइस के थ्रू, डाई से होल्ड करके मैनुअली या मशीन से भी हम टैपिंग कर सकते हैं। इससे इंटरनल थ्रेड बन जाते हैं और ये जो टूल होता है टैपिंग, ये मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल होता है, इसीलिए इसको मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल ऑपरेशन बोलते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। राइट आंसर इज टैपिंग। टैपिंग इज इंटरनल थ्रेड मेकिंग प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट क्या कह रहा है? 143। इन फ्लो थ्रू अ स्ट्रेट स्मूथ पाइप द रेनॉल्ड नंबर फॉर ट्रांजिशन टू टर्बुलेंस is generally taken to be 400, 40, 4 lakhs, 4000। डियर स्टूडेंट कह रहा है कि इन अ फ्लो थ्रू स्ट्रेट स्मूथ पाइप रेनॉल्ड नंबर फॉर ट्रांजिशन टू टर्बुलेंस, मतलब लैमिनार से टर्बुलेंट की तरफ शिफ्ट करने के लिए वो ट्रांजिशन वैल्यू क्या है? तो रेनॉल्ड नंबर, अगर ये चीज आप पहले याद रखना, ऑप्शन नंबर इसमें क्या कह रहा है? 440, 4 लाख, 4000। रेनॉल्ड नंबर लेस देन 2000 होगा तो लैमिनार फ्लो होगा, लैमिनार फ्लो होगा।
2000 से ज्यादा। रेनॉल्ट नंबर अगर 4000 से ज्यादा हो गया, ये 4000 का एक लाइन है, 4000 से ज्यादा हो गया तो टर्बुलेंट हो जाएगा, टर्बुलेंट। और अगर 2000 से 4000 के बीच में है तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन फ्लो। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन फ्लो। मतलब फ्लो लेमिनार से टर्बुलेंट की तरफ ट्रांजिट कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो 4000 बेसिकली लिमिटेशन है जो बेसिकली लेमिनार फ्लो को टर्बुलेंट में बना देता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? इन ऑटोकैड डैश सिंबल इंडिकेट्स टू। तो डियर सर बहुत आसान है, ये रोटेट कमांड है। ये ऑटोकैड जो यूज करता है उसके लिए बच्चों का गेम है। ऑटोकैड में इसको रोटेट का कमांड बोलते हैं, रोटेट कमांड। मिरर नहीं होता, मिरर कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। ट्रिम नहीं होगा, कॉपी नहीं होगा, रोटेट होगा, ये याद रखना। रोटेट कमांड को इंडिकेट करते हैं इससे। वैसे भी देखने से भी साफ लग रहा है कि ये रोटेट कर रहा है, इसको रोटेट कमांड है। कह रहा है विच इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा नहीं है? प्लॉटर। प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है डियर स्टूडेंट। माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है जिससे हम इनपुट देते हैं। जिस डिवाइस से कंप्यूटर में हम इनपुट देते हैं उसको इनपुट डिवाइस बोलते हैं, और जिससे हमें आउटपुट मिलता है चाहे वो डिजिटल फॉर्म में या हार्ड फॉर्म में, उसको हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। तो प्लॉटर से हमें प्रिंट आउट्स मिलते हैं, इसीलिए वो आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। माउस, कीबोर्ड और टच स्क्रीन ये तीनों इनपुट डिवाइस है। तो कह रहा है विच इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा नहीं है? तो प्लॉटर हो जाएगा क्योंकि ये आउटपुट डिवाइस है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। ओके, नाउ next question. A machine that is capable of doing work in reverse direction also when existing effort is removed is known as complex machine, irreversible machine, simple machine, reversible machine. Dear student, अगर हम लोड को उठाते हैं, हटा देते हैं और वो रिवर्स डायरेक्शन में भी रोटेट करके वो अगर वर्क दे सकता है तो ऐसे मशीन को रिवर्जेबल मशीन बोलते हैं। रिवर्जेबल मशीन, इसको क्या बोलते हैं? रिवर्जेबल मशीन। ओवरहॉलिंग भी बोलते हैं। A machine that is capable of doing work in reverse direction also when existing effort is removed is known as reversible. Reversible machine या overhauling machine. Now ALU stands for, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ALU stands for arithmetic logic unit. ALU किसके लिए किसका एक्रोनिम है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, राइट। सो ये आपको क्लियर होना चाहिए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन 148। 148 में क्या कह रहा है? अ वॉल स्ट्रेस फैक्टर Ks is where C is spring index 4C plus 1 by 4C plus 4 plus 0.615 by 2C, 4C plus 1 by 4C minus 4 plus 0.615 by C, 4C minus 1 by 4C minus 4 plus 0.615 by C, and last 4C minus 1 by 4C plus 4 plus 0.615 by C. Dear student, wall stress factor basically spring design में यूज करते हैं। अगर स्प्रिंग में कर्वेचर इफेक्ट भी लेना है और कंप्रेसिव इफेक्ट भी लेना है, मतलब टॉर्जनल इफेक्ट भी लेना है और कर्वेचर इफेक्ट भी लेना है, तो वॉल स्ट्रेस फैक्टर आ जाता है। क्या आ जाता है? वॉल स्ट्रेस फैक्टर। वॉल ने एक स्ट्रेस फैक्टर का कंसिडरेशन दिया, वॉल स्ट्रेस फैक्टर, और वॉल स्ट्रेस फैक्टर Ks ये हमेशा क्या होता है? 4C minus 1 by 4C minus 4 plus 0.615 by C. C क्या है? स्प्रिंग इंडेक्स है, स्प्रिंग इंडेक्स है, स्प्रिंग इंडेक्स। C क्या है? स्प्रिंग इंडेक्स है। तो इस फॉर्मूले से हम वॉल स्ट्रेस फैक्टर निकालते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। Now next question 149.
Which one of the following command allow you to change 2D drawing into 3D model? ऑप्शन नंबर ए रिवॉल्व, बी चैम्फर, फिलेट, ट्रिम। ये स्टूडेंट यहाँ पे 2D को 3D में कन्वर्ट करने के लिए रिवॉल्व कमांड यूज करना होगा। जैसे मान लो ये एक है, इस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इस टाइप का ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये एक पूरा हॉलो शेल बन जाएगा, ठीक है। तो रिवॉल्व का मतलब होता है कि 2D को 3D बनाना है, और अगर वो सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, अगर वो किसी एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व हो सकता है और उससे शेप मिल सकता है तो हम रिवॉल्व करते हैं। तो रिवॉल्व कमांड यूज करते हैं 2D को 3D में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का क्या है, इसको देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चीजल आर यूज फॉर, ऑप्शन नंबर 1 कटिंग एंड चिपिंग मेटल पीसेस ऑफ मेटल, मेजरिंग द मेटल पीसेस, कलरिंग द मेटल पीसेस, मार्किंग द सरफेसेस ऑफ मेटल। क्लियर है डियर स्टूडेंट कि चीजल जो यूज किया जाता है वो कटिंग एंड चिपिंग मेटल पीसेस ऑफ मेटल है, चिपिंग मेटल पीसेस ऑफ मेटल। ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत किया हुआ, चिपिंग चीजेल जो यूज करते हैं ना वो कटिंग एंड चिपिंग वुडन पीसेस, मेटल पीसेस ऑफ मेटल। मेटल पीसेस ऑफ मेटल यूज कर सकते हैं, बट चीजेल जनरली वुडन पीस के लिए यूज करते हैं, वुडन पीस के लिए यूज करते हैं। सो कटिंग एंड चिपिंग वुडन पीसेस ऑफ वुड, वुडन पीसेस ऑफ वुड, ऐसा हो सकता है। एनीवे, सो कटिंग एंड चिपिंग के लिए चीजेल यूज करते हैं, ये याद रखना। सो आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन अब जीके का स्टार्ट हो गया। सो 150 क्वेश्चन हमने इस वीडियो सीरीज में कर लिया है। सो अभी तक हमारे जितने वीडियो सीरीज है, मतलब टोटल 7 वीडियो सीरीज है जिसमें हमने इंटायर 150 क्वेश्चन को कवर किया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे डियर स्टूडेंट। अगर आप चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और आप अपने फ्रेंड्स के अमंग लाइक और शेयर कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।